हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईथर का सबसे जो लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एनिसोल। एनिसोल या इसी का दूसरा नाम होता है मेथिल फेनिल ईथर। इसका रासायनिक सूत्र C6H5OCH3। एनिसोल के हम लोग बनाने की सामान्य विधि देखेंगे, इसका रासायनिक गुण क्या होता है इस टॉपिक में कवर करेंगे। और दोस्तों इसके पिछले वीडियो हम लोग ईथर से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे आईपीएससी नाम से लेकर के ईथर के बनाने की सामान्य विधि, डाई एथिल ईथर का बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, उपयोग, इन सभी कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाई जाती है। इसलिए आप जुड़ करके अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है एनिसोल या इसी को कहा जाता है मेथिल फेनिल ईथर। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनिसोल बनाने की सामान्य विधि। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एनिसोल बनाने की सामान्य विधि। एनिसोल बनाने की सामान्य विधि, मतलब इसकी विधियां कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनिसोल बनाने की सामान्य विधि में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बनाने की सबसे पहली विधि होती है जब फेनिल फिनॉक्साइड यानी कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ कराई जाती है, एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो यहाँ पर एनिसोल प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों है सोडियम फिनॉक्साइड मतलब C6H5 फिर ONA, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड के साथ मेथिल आयोडाइड CH3I के साथ, और यहाँ पर उपस्थित होता है C2H5OH, मतलब एल्कोहलिक या एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से Na और यहाँ से NaI बाहर हो जाता है, और यहाँ से C6H5OCH3 यानी कि दोस्तों यहाँ C6H5 फिर OCH3 और दोस्तों यहाँ से NaI, और इसी का नाम होता है एनिसोल या इसी को कहा जाता है CH3 से मेथिल होता है, CH3 से मेथिल, और C6H5 से होता है फेनिल, और O से होता है ईथर, यानी कि मेथिल फेनिल ईथर, या इसी को साधारण नाम में एनिसोल कहा जाता है। एनिसोल कहा जाता है, और इसका नाम है सोडियम आई से आयोडाइड, और दोस्तों इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड। तो दोस्तों इसका अगर थ्योरी रूप में अगर लिखना चाहते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो मेथिल फेनिल ईथर अथवा एनिसोल प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एनिसोल या इसी को कहते हैं मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर बनता है। तो पहला हम लोग प्रिपरेशन देख चुके हैं कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ कराया जाता है
तो एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एनिसोल या मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया बनाने की, इसकी क्या होती है। तो दोस्तों दूसरा रिएक्शन है C2H5 फिर ONA सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया दोस्तों कराते हैं डाई मेथिल सल्फेट यानी कि CH3 फिर CH3 फिर SO4 डाई मेथिल सल्फेट के साथ कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से एक CH3 इसके साथ जुड़ जाता है तो यानी कि बन जाता है C6H5 फिर OCH3 और दोस्तों यहाँ से CH3NaSO4 CH3NaSO4 यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है एनिसोल। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल सोडियम सल्फेट, मेथिल सोडियम सल्फेट। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाई मेथिल सल्फेट और इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो दोस्तों इसका भी आप थ्योरी के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया डाई मेथिल सल्फेट के साथ कराई जाती है तो एनिसोल या मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है और साथ में मेथिल सोडियम सल्फेट भी निकलता है। तो दूसरा प्रिपरेशन मेथड था। अब दोस्तों चलते हैं तीसरा प्रिपरेशन मेथड की तरफ। दोस्तों तीसरा बनाने की विधि है जैसे फिनाल के साथ अभिक्रिया कराना है। जैसे दोस्तों फिनाल ही लेते हैं, फिनाल का सूत्र हम जानते हैं रिंग होता है और इसके साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे फिनाल के बारे में। इतना आपको पहले जानिए कि एक बेंजीन रिंग होता है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ जुड़ा होता है। इसकी क्रिया कराते हैं डाईएजोमेथेन, इसका नाम है दोस्तों डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है फिनाल की जब अभिक्रिया दोस्तों कराते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है नाइट्रोजन गैस निकलती है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती है और यहाँ से H और CH2 जुड़ करके CH3 बना लेता है, मतलब C6H5 फिर OCH3 और प्लस यहाँ से कौन सी गैस निकलती है नाइट्रोजन गैस निकलती है और इसी का नाम होता है एनिसोल या इसी को कहते हैं मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। और ये आपका होता है नाइट्रोजन गैस। यानी कि दोस्तों इसमें 3 प्रिपरेशन मेथड को याद रखिएगा। पहला नंबर प्रिपरेशन मेथड क्या था कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो मेथिल फेनिल ईथर बनता है और साथ में सोडियम आयोडाइड निकलता है। और दूसरा नंबर था कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया डाई मेथिल सल्फेट के साथ कराते हैं तब ये भी एनिसोल हम बना सकते हैं। तीसरा नंबर है कि जब फिनाल की क्रिया डाईएजोमेथेन के साथ कराते हैं तब भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट आप नोट कीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं एनिसोल के रासायनिक गुण की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं एनिसोल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। तो पहला हेडिंग इसमें डालते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, मतलब HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों जब एनिसोल की क्रिया HI के साथ कराते हैं, जैसे आपका क्या है एनिसोल को इस तरह से हम बना लेंगे, एनिसोल है यहाँ पर O और यहाँ पर CH3 इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब इसी की क्रिया जब HI के साथ दोस्तों कराते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, यहाँ से ए वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो खासियत होती है इस रिंग में मिलने की होती है, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। दिखता भले ही नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, इस कारण यह बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, बल्कि ए वाला बॉन्ड क्या होता है ब्रेक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके साथ I जुड़ जाता है और इसके साथ H जुड़ जाता है। तो यहाँ से फिनाल का यौगिक बनता है, यहाँ से मेथिल आयोडाइड बन जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से फिनाल बन जाता है और यहाँ से CH3I बन जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एनिसोल और इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड,
हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसी का नाम है फिनाल, और इसका नाम है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। तो दोस्तों इस तरह हम लिख सकते हैं कि जब एनिसोल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराती है तो फिनाल और मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों हमें कराना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्रिया कहलाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले इसका जान लेते हैं। इसमें एक रेजोनेंस की प्रक्रिया होती है, जैसे आपका है एनिसोल, और दोस्तों एनिसोल में हम जानते हैं यहाँ पर इस तरह से बना भी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है ऑक्सीजन परमाणु और यहाँ पर CH3, और ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होता है, और लोन पेयर की जो खासियत होती है बांड में मिलने की होती है। तो दोस्तों यहाँ से बांड में डिन्यूक्लियाइजेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो पहला ये होता है, और दूसरा नंबर दोस्तों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, यानी कि यहाँ से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपका डबल बांड आ जाएगा, यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर CH3 इस तरह से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से। अब दोस्तों जो माइनस चार्ज होता है यह भी बहुत सक्रिय होता है, यहाँ पर स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता है, यह भी क्या करता है बांड में मिलना चाहता है। तो बांड में जैसे मिलेगा तब यहाँ पर इस तरह से भी डिन्यूक्लियाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर डबल बांड, अब यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर फिर डबल बांड, फिर O, फिर यहाँ पर CH3। अब दोस्तों फिर अभिक्रिया होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज भी बांड में मिलना चाहेगा तो ये भी अटैक करेगा एटम पर। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से दोस्तों यहाँ पर अब आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर डबल बांड, फिर O, फिर यहाँ पर CH3। अब दोस्तों अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ से फिर नेगेटिव चार्ज बांड में मिलना चाहेगा तो ये भी जाएगा इधर। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से बनेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से डबल बांड, फिर यहाँ सिंगल बांड हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर पुनः लोन पेयर और यहाँ से CH3। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के रिंग में डिन्यूक्लियाइजेशन होना मतलब स्थानांतरित होने के कारण ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे आपकी बेंजीन रिंग है, यही इसी को कहा जाता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट क्रम पर क्या होता है डबल बांड होता है। अल्टरनेट का क्रम का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। यानी कि पहले पर है डबल बांड, फिर दूसरे पर नहीं है, फिर तीसरे पर है, चौथे पर नहीं है, फिर पांचवें पर है। एक एक अंतर के बाद क्या होता है डबल बांड होता है, उसी को एकांतर क्रम में डबल बांड होता है। तो दोस्तों यहाँ से इस पर अगर पोजीशन देखा जाए, जैसे आपका एनिसोल ही है, जैसे आपका यहाँ पर समझते हैं, जैसे एनिसोल में OCH3। तो दोस्तों इस एनिसोल में इस पोजीशन के सापेक्ष, यानी कि इसके सापेक्ष इसकी पहली स्थिति क्या होती है आर्थो स्थिति होती है, ये वाला आर्थो होता है। फिर इसके बाद दूसरा स्थिति को कहा जाता है मेटा, फिर ये वाला स्थिति को कहा जाता है पैरा। यानी कि दोस्तों इसमें 3 कंडीशन होता है आर्थो, मेटा, पैरा। तो दोस्तों यहाँ पर OCH3 होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है, इसके कारण यहाँ पर जो माइनस चार्ज दोस्तों आ रहा है या तो आर्थो पाया है, दूसरा पैरा पाया है, फिर आर्थो पाया है। यानी कि इधर भी दोस्तों ये वाला पोजीशन इसके सापेक्ष क्या होगा, तो यह भी दोस्तों क्या होगा आर्थो पोजीशन होगा, और ये वाला भी पोजीशन क्या होगा दोस्तों, ये भी मेटा पोजीशन होगा। तो दोस्तों इसके सापेक्ष आर्थो, मेटा और पैरा सापेक्ष होता है। फिर इधर भी देखेंगे तो आर्थो और मेटा ये आपका पैरा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर OCH3 की वजह से जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है दोस्तों,
या तो आर्थो पर होगा या तो पैरा पर होगा, फिर आर्थो पैरा, यानी कि दो ही कंडीशन में यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या तो आर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा या तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं। इसी को क्या कहा जाता है? अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के क्रियाविधि करवाएंगे। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हैलोजनीकरण। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हैलोजनीकरण करेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है? जैसे दोस्तों एनिसोल लेते हैं, एनिसोल का सूत्र होता है एनिसोल मतलब C6H5OCH3, ये आपका क्या है? एनिसोल है, OCH3। इसकी क्रिया हमें कराना है Br2 ब्रोमीन के साथ कराना है, या इसी को दोस्तों यानी कि सबसे पहले इसमें भी दो कंडीशन लाते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, और यहाँ पर उपस्थित होता है FeBr3 मतलब आयरन ट्राईब्रोमाइड की उपस्थिति में दोस्तों कराते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, एनिसोल पर जो माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है या तो आर्थो पोजीशन पर होगा या तो पैरा पोजीशन, यानी कि दोस्तों जैसे आपका यही है एनिसोल है और यहाँ पर OCH3 है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हुआ था या तो पैरा वाला पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था, यानी कि ये आर्थो वाले पोजीशन पर होता था या तो पैरा वाला पोजीशन पर होता था। तो दोस्तों यहाँ से सभी पोजीशन पे आर्थो वाला यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन वाले में प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो दोस्तों यहाँ से Br और यहाँ से H मिलकर क्या निकल जाता है? HBr यहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों Br एक और बचा है, Br जो बचा हुआ है या तो इस पर अटैक कर सकता है या तो इस पर या इस पर, यानी कि तीनों रूप में, यानी कि दोस्तों यहाँ से Br एक क्या था प्लस और दोस्तों Br माइनस। तो दोस्तों H प्लस से जाएगा तो माइनस वाला से मिल करके HBr बना लेगा। ये जो प्लस वाला है यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है? यहाँ से प्राप्त होता है OCH3 और दोस्तों यहाँ पर Br, फिर यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो प्राप्त हुआ है इसका नाम है 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिसोल, यानी किसका नाम है दोस्तों? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि दूसरे कंडीशन में Br है, फिर चौथे पर है, फिर छठवें पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो और इसका नाम हो जाता है एनिसोल, ट्राईब्रोमो एनिसोल। या इसी का दूसरा नाम लिखना चाहे तो दोस्तों हो जाता है 2,4,6 ट्राईब्रोमो और इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 मेथॉक्सी और ये वाला आपका हो जाता है बेंजीन, 1 मेथॉक्सी बेंजीन, ये आपका दोनों हो सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग जब ब्रोमीन जल के साथ FeBr3 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिसोल या इसी को कह सकते हैं 2,4,6 ट्राईब्रोमो 1 मेथॉक्सी बेंजीन प्राप्त होता है। दूसरा इसमें दोस्तों केवल ब्रोमीन के साथ जब कराते हैं एनिसोल की क्रिया, जैसे आपका है एनिसोल है और यहाँ पर OCH3 Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और दोस्तों यहाँ पर उपस्थिति हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड या Ht कलम CH3COOH, दोनों में से कोई होगा, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज या तो निकल सकता है या तो यहाँ पर पैरा वाले पर होगा, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। दोस्तों यहाँ से एक जुड़ता है प्लस में और दूसरा माइनस, तो दोस्तों यहाँ से H तो निकलेगा ही निकलेगा, या तो आर्थो से निकलेगा या तो पैरा से निकलेगा, H प्लस और Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा HBr। अब दोस्तों प्लस वाला यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बनता है OCH3 और एक Br यहाँ पर और दूसरा नंबर दोस्तों होता है यहाँ से OCH3 और एक Br यहाँ पर होता है, तो इसका नाम हो जाता है 2 ब्रोमो
या इसी को लिख सकते हैं आर्थो पोजीशन में Br जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों हो जाएगा आर्थो ब्रोमो एनिसोल, आर्थो ब्रोमो एनिसोल। और इसका नाम होता है पैरा पोजीशन पर है, आर्थो मेटा पैरा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। और दोस्तों इन दोनों में देखा जाए आर्थो ब्रोमो एनिसोल है और इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिसोल। इन दोनों में सबसे ज़्यादा दो स्टेबल अस्थाई प्रोडक्ट होगा यही होगा, यानी कि 90% ये होता है और ये होता है 10%। इसी को कहा जाता है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है मुख्य उत्पाद, और ये आपका होता है माइनर प्रोडक्ट। दोस्तों क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है, प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, इस कंडीशन में ये वाला जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है मेजर हो जाता है, जबकि आर्थो वाला क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जब हम केवल ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ से आर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल प्राप्त हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी कि ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो याद रखिएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। जब केवल ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, इसका नाम दोस्तों लिख लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड या इसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो आर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका हम लोग देखते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण या इसी को कहा जाता है नाइट्रेशन। दोस्तों जब एनिसोल की क्रिया मतलब HNO3 के साथ कराई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जैसे आपका है एनिसोल की क्रिया दोस्तों कराई जाती है HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ, और यहाँ पर होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो दोस्तों इसको लिखना चाहे तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं HO और NO2। तो दोस्तों यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 प्लस वाला होता है। तो दोस्तों या तो आर्थो वाला पर अटैक करेगा या तो पैरा वाले पर, और इस पोजीशन पर हाइड्रोजन पहले से ही होता है, तो यहाँ से H रिमूव होगा तो H प्लस से, और OH माइनस, तो यहाँ से क्या निकल जाता है H2O निकलेगा, और ये वाला या तो इस पर अटैक करेगा या तो इस पर अटैक करेगा। तो दो प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा। पहला प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों यहाँ से OCH3, यहाँ पर NO2, और दूसरा नंबर मिलेगा आपका OCH3 और यहाँ पर है आपका NO2। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है आर्थो नाइट्रो एनिसोल। आर्थो नाइट्रो एनिसोल इसका नाम हो जाता है। इसका नाम होता है पैरा नाइट्रो एनिसोल हो जाता है। और दोस्तों इसी में ये वाला हो जाता है मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये वाला होता है माइनर। मतलब 90% के लगभग यह होता है आपका, और 10% के लगभग ये वाला आपका होता है। और कंडीशन सेम वही है, यानी कि जब दोस्तों एनिसोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ, इसका नाम है एनिसोल, और ये आपका है, इसका नाम था नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो दोस्तों आर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है। और इसमें माइनर प्रोडक्ट होता है आर्थो नाइट्रो एनिसोल, और मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्सन प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, जिसके कारण जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट अधिक अस्थायी होता है, जबकि यह कम अस्थायी होता है, लेकिन दोनों मिलकर के 100% ही बनाते हैं। अब दोस्तों तीसरा नंबर बात करते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया।
यानी कि दोस्तों एनिसोल का हमें क्या करना है, सल्फोनीकरण करना है, तब क्या प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आइए करते हैं। जैसे आपका एनिसोल है, यहाँ पर होता है OCH3। सल्फोनीकरण का मतलब होता है H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराना है, या इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से SO3H, H2SO4 को इस तरह लिख सकते हैं HOSO3H, और यह उपस्थिति होता है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो दोस्तों यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही यहाँ से मिलता है SO3H और प्लस, ए नाभिक स्नेही, और अटैक कर सकता है या तो माइनस चार्ज, या तो आर्थोप होगा या तो पैरा पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने आप होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल जाएगा H2O। अब दोस्तों या तो अटैक कर सकता है आर्थो वाला पे, या तो अटैक कर सकता है पैरा वाला पर। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक आर्थो वाला मिलेगा, यानी कि यहाँ से OCH3 और यहाँ से SO3H, और दूसरा नंबर मिलता है OCH3 और यहाँ पर होता है SO3H। एक आर्थो प्रोडक्ट मिला और दूसरा नाम हो जाता है आर्थो, और दूसरा नंबर हो जाता है पैरा प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आर्थो एनिसोल। यानी कि दोस्तों इसके सापेक्ष ये वाला, यानी कि इन दोनों में दोस्तों देखा जाएगा तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये हो जाता है आर्थो एनिसोल, आर्थो एनिसोल सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, और इसका नाम हो जाता है पैरा एनिसोल, पैरा एनिसोल सल्फोनिक अम्ल। और इन दोनों में दोस्तों ये वाला आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर का मतलब होता है अधिक स्थायी, ये वाला होगा आपका अधिक स्थायी, जबकि ये वाला हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। माइनर का मतलब होता है कम अस्थाई। तो दोस्तों इस तरह हम लोग देख चुके हैं कि जब एनिसोल का नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण किया जाता है तब क्या क्या प्राप्त होता है। जब नाइट्रीकरण किया जाता है तो आर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल मिलता है। जब इसका सल्फोनीकरण किया जाता है एनिसोल का, तब यहाँ से आर्थो एनिसोल सल्फोनिक अम्ल और पैरा एनिसोल सल्फोनिक अम्ल, और इसका नाम दोस्तों हो जाता है एनिसोल। एनिसोल इसका नाम हो जाता है, और इसका नाम हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही ले लेते हैं। तो दोस्तों इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दो अभिक्रिया और बचा हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। अब दोस्तों सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होता है। एनिसोल के केस में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपका है एनिसोल है, एनिसोल होता है, और यहाँ पर OCH3 है। इसका दोस्तों एल्किलीकरण करना है। एल्किलीकरण का मतलब होता है CH3Cl, और ये हो जाता है आपका निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3। यानी कि दोस्तों जब एनिसोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्राप्त होता है, एक आर्थोमेथिल एनिसोल प्राप्त होता है और दूसरा पैरा मेथिल एनिसोल प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, या तो यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, या तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3 प्लस मिलेगा और Cl माइनस। तो यहाँ से H प्लस और H प्लस मिलकर के क्या निकल जाएगा, HCl। और जो दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल है या तो अटैक करेगा यहाँ पर, या तो अटैक करेगा यहाँ पर। तो आर्थो वाले पर अटैक करेगा तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से OCH3 है और यहाँ पर CH3 मिलेगा, और एक बार पैरा वाले पे मिलेगा, यानी कि दोस्तों OCH3 है, यहाँ पर CH3। तो दोस्तों एक बार मिलता है आर्थो मेथिल एनिसोल, एनिसोल आर्थो मेथिल एनिसोल, और ये वाला होता है पैरा मेथिल एनिसोल, और दोस्तों इसका नाम हो जाता है एनिसोल,
और इसका नाम हो जाता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार दोस्तों जो फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया होता है, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब एनिसोल की क्रिया, जब एनिसोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब आर्थोमेथिल एनिसोल तथा पैरामेथिल एनिसोल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जिस तरह से लिख रहे हैं वैसे आप नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। अब दोस्तों आइए बात करते हैं, आपका फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण था कि जब एनिसोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो आर्थोमेथिल एनिसोल बनता है और दूसरा नंबर पैरामेथिल एनिसोल प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण। 5वां नंबर है फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया दोस्तों क्या होता है, जब एनिसोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन और पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका दोस्तों क्या है, ये आपका एनिसोल है, एनिसोल में OCH3 होता है, इसकी क्रिया हमें कराना है एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl के साथ और दोस्तों उपस्थिति रहेगा AlCl3, एक ऐसा रहेगा निर्जल की उपस्थिति में कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से या तो अटैक करेगा यहाँ पर या तो अटैक करेगा यहाँ पर और दोस्तों यहाँ से क्या मिलता है CH3CO प्लस और Cl माइनस इलेक्ट्रोफाइल होगा और यहाँ से H प्लस तो दोनों से निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से Cl दोस्तों क्या निकल जाएगा HCl। अब दोस्तों ये या तो यहाँ पर अटैक कर सकता है या तो यहाँ पर अटैक करेगा। अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा दोस्तों OCH3 है, इसका नाम हो जाएगा COCH3 और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा OCH3 और यहाँ पर हो जाता है COCH3। और दोस्तों इसमें भी आपका ये वाला जो प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये वाला हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी आपका ये वाला होगा पैरा वाला और सबसे कम। इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में दोस्तों देखा जाए COCH3 और OCH3 में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है इसका होता है तो ये वाला इसके सापेक्ष आर्थो पोजीशन पर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम आर्थोमेथॉक्सी, यानी कि इस ग्रुप के लिए क्या होता है आर्थो पर है, CH3 के लिए मेथॉक्सी वो लगा होता है, आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाता है। और दोस्तों इसके सापेक्ष पैरा वाले पे है तो इसका नाम हो जाएगा पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन यानी कि दोस्तों ये वाला आपका होगा अधिक अस्थाई, ये वाला होगा आपका कम अस्थाई। इसी को कहेंगे मेजर प्रोडक्ट और ये वाला आपका हो जाएगा माइनर। इन्हीं दोनों अभिक्रिया को कहा जाता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और दूसरे नंबर को फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया की जाती है। यानी कि दोस्तों इसमें अंतर क्या है, जब एनिसोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो आर्थोमेथिल एनिसोल प्राप्त होता है, फिर पैरामेथिल एनिसोल प्राप्त होता है और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है पैरामेथिल एनिसोल होता है। जबकि एसिलीकरण अभिक्रिया में एनिसोल की क्रिया कराई जाती है एसिटिल क्लोराइड के साथ, दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एनिसोल।
और इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराई जाती है तो आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन जो कम अस्थायी होता है, फिर पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। तो अगर आप थ्योरी के रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब एनिसोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन तथा पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। अगर आपको रिएक्शन पता है तो थ्योरी आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग इस जो एनिसोल था उसके बनाने के विधि, उसके रासायनिक गुण को हम लोग कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ ईथर वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। अगर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फिनाल वाला टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ करके बेहतर ढंग से आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव हो सकता है चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।